हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन को सेक्शन नंबर 39 में डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप अगर हमारी खत्म होती है और फर्म का डिसोल्यूशन होना, वैसे तो इन दोनों में अंतर होता है, बट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को कवर अप करता है। डिसोल्यूशन दो तरह से होती है, एक होता है dissolution of the firm and another one dissolution of the partnership। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? जब फर्म पूरी तरह से क्लोज हो जाती है, फर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहता है और फर्म के पार्टनर का जो लिंक है वो खत्म हो जाता है। फर्म का कोई लीगल रिलेशन नहीं रहता अपने पार्टनर्स के साथ फ्यूचर्स के लिए, तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर फर्म के हैं वो उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, मतलब पार्टनर्स के बीच आपस में कोई रिलेशंस नहीं होता है। जितने भी फर्म की एसेट्स लायबिलिटी है उनको सेटल किया जाता है, उनको रिलीज किया जाता है और पार्टनरशिप पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। उसको कहते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म का समाप्त हो जाना, फर्म का अस्तित्व ही नहीं रहा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप क्या है? जिसमें कि फर्म पार्टनरशिप खत्म होती है लेकिन फर्म का लीगल रिलेशन खत्म नहीं होता। सिर्फ आपने इतना समझना है कि यहाँ पे जो पार्टनर्स थे उनका पीरियड टर्मिनेट होता है, उनका रिलेशन टर्मिनेट होता है, लेकिन फर्म का अस्तित्व फिर भी बना रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कैसे होती है? किसी व्यक्ति की रिटायर होना, किसी व्यक्ति की डेथ होना या इनकैपेसिटी के कारण होती है। लेकिन जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर है, अगर वो चाहे तो वो कंटिन्यू पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो वहाँ पे फर्म समाप्त नहीं होती है। ओके, तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप सिर्फ जो राइट्स थे, लीगल रिलेशन था पार्टनरशिप का, वहां पे वो खत्म हो रहा है, लेकिन फर्म का अस्तित्व वहां पे होता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी? मे बी पार्टनर टर्मिनेट हो रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, अदर कॉजेज हो सकते हैं। तो व्हेन द पार्टनर डू नॉट अंडरटेक द बिजनेस फर्दर, है ना, अगर वो बाकी पार्टनर भी ये चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में बिजनेस नहीं करना है, तो फर्म ऑटोमेटिकली ही डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप कवर अप टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑलरेडी क्लोज टू द ऑल शट डाउन द फर्म, यानी सारी की फर्म आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब यही नहीं है कि भी आपने फर्म का ही खत्म हो जाना है। आप बाकी लोग अगर चाहें तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे फर्म भी समाप्त हो जाएगी। अब दोनों के बीच डिफरेंसेस को हम देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जहाँ पे जो पार्टनर्स के रिलेशन है वो खत्म हो जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जो फर्म का लीगल अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है, फर्म कंटिन्यू वर्क नहीं करेगी। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप वॉलंटरी नेचर का होता है, यानी जो आप डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप वो आप स्वेच्छा से करना चाहते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वॉलंटरली और कंपल्सरी हो सकता है। कानून के तौर पे भी फर्म जो है वो समाप्त हो सकती है, बंद आप कर सकते हैं, या तो स्वेच्छा से भी बंद कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी की बात करें तो ये जो व्यक्ति डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप जो है वो ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आपके जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बिज़नेस खत्म हो जाता है, बिज़नेस आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में रिलेशनशिप क्या रहता है पार्टनर्स का? सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, द इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बट चेंज फॉर्म। यानी कि जैसे कि चेंज फॉर्म में क्यों बोला कि जो पार्टनरशिप डीड बनी होती है वो ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर दोनों के साथ मिलके बनी होती है। तो जो अगर किसी की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं कोई, तो वो दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनेगी, दोबारा से ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड होगी, तो वो रिलेशनशिप आपका जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में इकोनॉमिक रिलेशनशिप सीज़ हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई फर्दर कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता पार्टनर्स के बीच। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होगी, रिटायर होगा, न्यू आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में क्लोजिंग द बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं होता, यानी कि बुक ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होती पूरी तरह से। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में बुक ऑफ अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। स्कोप की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को इन्वॉल्व नहीं करता, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप को इन्वॉल्व करता है। तो ये थे डिफरेंसेस। अब बात करते हैं मोड की। द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है?
अगर आपने फिक्स पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप रखी है अंडर सेक्शन 42A के तहत, अगर आपका टाइम पीरियड 5, 10 या 15 ईयर्स का है और वो खत्म हो जाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हो जाएगी। कंप्लीशन टू एडवेंचर, अगर आपकी पार्टनरशिप किसी पार्टिकुलर एडवेंचर्स के लिए बनी है और वो काम कंप्लीट हो गया है, देन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हो जाएगी। किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट में के कारण भी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होती है। बट ये जो जितने भी केसेस मैंने बोले, वो रिमेनिंग अगर कोई पार्टनर है वो कंटिन्यू बिजनेस कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नहीं होगा। अगर वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं देन वो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है? तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इन केसेस में होता है अगर टाइम पीरियड फिक्स है, एक्सपायर हो गया, आपका काम जो स्किल जिसके लिए आपने पार्टनरशिप बनाई थी खत्म हो गया, डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट पे होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी बिना ऑर्डर कोर्ट के और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के कारण। बिना ऑर्डर कोर्ट के यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर सकते हैं, कंपल्सरी हो या फिर आप अपने बिजनेस को चलाने में असमर्थ हैं, नोटिस दे के आप बंद कर सकते हैं। जबकि कोर्ट के ऑर्डर तभी आते हैं जब आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, परमानेंट इनकैपेसिटी, कोई व्यक्ति कंटिन्यू बिजनेस नहीं कर सकता है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, लॉसेस ही पर्सनल बार-बार लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये कारण जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के हो सकते हैं कि आपको अपनी फर्म बंद कर देनी चाहिए। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है कि डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, यानी बिना कोर्ट के ऑर्डर के फर्म को बंद करना। तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यानी बिना कोर्ट ऑर्डर के बंद करना। तो कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने बात की म्यूचुअली सहमति से सेक्शन 40 के तहत पार्टनर के आपस में अगर पार्टनर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टाइम पीरियड का अंडर सेक्शन 40, कंपल्सरी डिसोल्यूशन अंडर सेक्शन 41 मे बी इंसॉल्वेंसी होने के कारण हो सकता है, मे बी आपने अनलॉफुल एक्ट किया है उसके कारण हो सकता है। एंड कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब आपको अपनी फर्म को बंद करना पड़ता है या पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ता है। जैसे फिक्स पीरियड आपने टाइम रखा हुआ है, आपने आपने जो पार्टिकुलर डेथ, इंसॉल्वेंसी या फिर कोई वेंचर कंप्लीट कर लिया, काम कंप्लीट कर लिया है, देन या फिर डिसोल्यूशन बाय नोटिस अंडर सेक्शन 43 के तहत इन कारण की वजह से आप अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे नहीं होता। आप अपनी अपनी सहमति इच्छा से इसको बंद करते हैं। चलो अब वन बाय वन इसको डीपली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है म्यूचुअल कंसेंट एंड द एग्रीमेंट अंडर सेक्शन द 14। तो फर्म के जितने भी पार्टनरशिप होते हैं या पार्टनर्स होते हैं वो आपसी सहमति में अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, अपनी फर्म के एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल कंसेंट यानी जो जबकि सर्वसम्मति के कारण जितने भी पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि फर्म को अब मतलब खत्म का मतलब डिसॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है म्यूचुअली सहमति से फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिसॉल्यूशन होगा वो म्यूचुअल कंसेंट से होगा, आपसी सर्वसम्मति से होगा, तो फर्म खत्म हो जाएगी। कंपल्सरी कंपल्सरी सेक्शन 41 में डिफाइन है। इसमें भी दो कारण हो सकते हैं कि कंपल्सरी आपको डिसॉल्व करनी है फर्म। एक तो इंसॉल्वेंसी के कारण, अगर जितने भी पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन, एक से ज्यादा जितने भी पार्टनर हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप फर्म को आप कम टू एंड कर सकते हैं। पार्टनरशिप कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप करने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, और एक ही व्यक्ति आपका सॉल्वेंट है, बाकी आपके सारे के सारे इंसॉल्वेंट है, तो वहां पे भी पार्टनरशिप नहीं चलेगी। बिजनेस बिकमिंग टू इलीगल अंडर सेक्शन 41 बी क्या कहता है? अगर आपका बिजनेस जो है वो चेंज टू लॉ, मतलब लॉ में चेंज होने के कारण वो इलीगल बन जाता है, तो इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय एक्ट नहीं होता है, तो उसके कारण भी आपको यहाँ पे पार्टनरशिप आपकी बंद करनी पड़ेगी। तो पहले तो वो लीगल था, लेकिन चेंज टू लॉ वो क्या हो गया, इलीगल हो गई आपकी पार्टनरशिप, तो आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास तीसरा कारण कि कुछ ऐसे परिस्थितियां हो जाती हैं, सर्टेन कॉन्टीजेंसी हो जाती है, जिसके कारण आपको अपनी पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, आपने अपनी पार्टनरशिप को एक फिक्स टाइम पीरियड रखा था, जैसे 10 to 15 या 6, 7, 8 ईयर्स के लिए। वो टाइम पीरियड आपका मतलब खत्म हो गया। जो फिक्स टाइम पीरियड था वो अगर पूरा हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। अगर पार्टनरशिप आपकी पार्टिकुलर टाइम पीरियड के आधार पे बनी हुई है, तो वो सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको पार्टनरशिप आपको
मतलब बंद करनी पड़ेगी। कंप्लीशन टू स्पेसिफिक वेंचर, कभी कभार जो पार्टनरशिप है वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट करने के लिए बनी होती है। जब काम वो कंप्लीट हो जाता है, वेंचर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो पार्टनरशिप भी आपकी खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लोज हो जाएगा। जब दो लोग आपस में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं और किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है द डेथ ऑफ द पार्टनर। किसी भी पार्टनरशिप में अगर डेथ होती है तो पार्टनरशिप यहाँ डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी डेथ होने से पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। बट जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसका रिलेशन मतलब फर्म के साथ कंटिन्यू नहीं रहता है आफ्टर टू डेथ। जब कंटिन्यू नहीं है तो पार्टनरशिप वहां पे उसकी खत्म हो जाएगी। बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, सो अब्सेंस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंट्रेरी, इंसॉल्वेंसी टू एनी पार्टनर मे डिसॉल्व टू द फर्म। कुछ परिस्थितियों को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो यहाँ पे फर्म का डिसॉल्व होना जो है वो जरूरी होता है। लेकिन कुछ रूल हैं। रूल क्या है कि अगर सिर्फ एक ही पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बाकी अगर वो चाहें तो बाकी आपका अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। द रूल शैल अप्लाई थ्रू पार्टनरशिप हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट टू फिक्स टर्म। ये रूल तभी एप्लीकेबल है इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर का कि आपको अपनी पार्टनरशिप को खत्म करना है जब ये फिक्स पीरियड टर्म पे आपकी कोई पार्टनरशिप बनी है। अगर जो फिक्स टर्म पे फिक्स पीरियड के लिए अगर कोई पार्टनरशिप नहीं बनी है तो पार्टिकुलर वेंचर को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, पार्टिकुलर फर्म को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। एंड ये परिस्थितियां जो है वो आपके पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको पार्टनरशिप बंद करनी है कि नहीं। अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर होने पे अगर पार्टनरशिप बंद करनी है, ये आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो आपकी पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। बाय नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन, तो सेक्शन 43 क्या कहता है, जब पार्टनरशिप एट बिल बनी होती है कि वो जब तक चाहे वो पार्टनरशिप कर सकती हैं, लेकिन फर्म को लगता है कि उसे पार्टनरशिप अब नहीं करनी है तो वो एक नोटिस जारी कर सकता है डिसॉल्व ऑफ द फर्म का सभी पार्टनर्स को, तो पार्टनरशिप यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं नोटिस में कि कब पार्टनरशिप खत्म होगी, डिसॉल्व होगी, और ये कम्युनिकेट सब पार्टनर को किया जाएगा। इफ अगर आपने डेट मेंशंस नहीं किए है तो ऑन द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन नोटिस टू ऑल द पार्टनर, सभी पार्टनर को नोटिस देना पड़ेगा कि फर्म जो है वो डिसॉल्व हो रही है। अब बात करते हैं ये जो प्रीवियस हमने पढ़ा भी, तो ये था हमारा कि बिना कोर्ट के इंटरफेयर के हम डिसॉल्व कर रहे हैं, हमारी म्यूचुअल सहमति से हो रहा है, कुछ परिस्थितियां बढ़ रही है, डेथ के केसेस से हो सकता है, नोटिस दे के हो सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे जहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है और कोर्ट के ऑर्डर से हम अपनी फर्म को समाप्त कर रहे हैं, पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं। तो कोर्ट जो है, कोई भी पार्टनर कोर्ट में केस करके फर्म को डिसॉल्व करने के लिए अपील कर सकता है, या फर्म ने किसी तरह की चीटिंग की है तो कैसे कारण हो सकते हैं जहाँ पे कोर्ट जो इंटरफेयर करता है। अगर इनसेंसिटी ऑफ द पार्टनर, अगर पार्टनर ने कुछ किसी तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन चीटिंग की है, परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर पार्टनरशिप जो है वो इनकैपेबल है काम करने के लिए, मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर ने किसी तरह का टोट किया है या फिर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया है, अपने पार्टनरशिप ने फर्म के हित पे जो है काम नहीं किया है, अपने पर्सनल राइट के लिए काम किया है, या फिर फर्म कंटिन्यू लॉस में जा रही है, तो ये कारण जो है हो सकते हैं फर्म को बंद करने के। अब वन बाय वन हम बात करते हैं। सो सेक्शन 44A क्या कहता है, इनसेंसिटी ऑफ द पार्टनर, बिजनेस वेंचर कैन नॉट प्रोसीड इन केस पार्टनर इज अनेबल टू डील द प्रेशर ऑफ द जॉब। अगर पार्टनरशिप को लगता है कि वो उस प्रेशर को झेल नहीं कर सकता या मेंटली वो इंस्टेबल है कि इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकता है, तो पार्टनर कैन फाइल टू सीट फॉर द कोर्ट, कोर्ट के लिए वो ऑर्डर कर सकता है। अगर पार्टनर खुद अगर केस नहीं कर सकता है तो पार्टनर बाकी लोग जो केस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कैपेबल नहीं है काम करने के लिए। सो इनसेंसिटी ऑफ द पार्टनर डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व टू फर्म। अगर आपकी इंसेंसिटिविटी है और आप काम नहीं कर सकते हैं, आप कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, आपका मेंटली इंस्टेबल है काम करने के लिए, तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आप अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं। सेकंड, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टनर। परमानेंट इनकैपेसिटी का मतलब है कि वो परमानेंट इनकैपेबल हो जाता है, जैसे ब्लाइंड हो गया, पैरालाइज्ड हो जाता है, तो वो व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। तो इस केसेस पे आप कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि हमें ये जो पार्टनरशिप है ये खत्म करनी है, फर्म को डिसॉल्व करना है। मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर इफेक्टिंग टू बिजनेस, अंडर सेक्शन 44C के तहत अगर कोई पार्टनर गिल्टी फील करता है, मिसकंडक्ट करता है, काम को सही तरीके से नहीं करता है
और फर्म के गुडविल को हानि पहुंचाता है, तो कोर्ट यहाँ पे फर्म को डिसॉल्व कर सकती है पार्टनर के आधार पे कि पार्टनर ने यहाँ पे मिसकंडक्ट किया है। Persistent disregard to partnership agreement by partner under section 4014 where the partner frequently commit breach of the partnership agreement, जहाँ पे पार्टनरशिप पार्टनर जो है वो लगातार पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को तोड़ रहा है एंड अदर पार्टनर के साथ भी वो एग्रीमेंट को तोड़ रहा है, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल टू कैरी द बिजनेस का मतलब जनरली बात है कि हम इम्पॉसिबल है कि हम लगातार इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं जहाँ पे लगातार एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा हो, तो उस कारण बस भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर्स बाय पार्टनर अंडर सेक्शन 44E, यानी कि जब हम क्या करते हैं, द पार्टनर कभी भी अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को अपने हित ट्रांसफर नहीं कर सकता है, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट टू अदर, मतलब बाकी पार्टनर की सहमति लेना बहुत जरूरी है। अगर किसी पार्टनर ने अपने हित को ट्रांसफर किया है विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर्स, तो यहाँ पे पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए अपील हम कर सकते हैं। परपेचुअल लॉसेस ऑफ द बिजनेस, तो अंडर सेक्शन 44 एक्ट क्या कहता है कि लगातार बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, तो इस कारणवश भी कोर्ट जो है वो डिसॉल्व ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कर सकता है। जस्ट एंड इक्विटेबल, जब कुछ ग्राउंड या तथ्य के आधार पे कोर्ट को लगता है कि पार्टनरशिप आगे नहीं चल सकती है, तो जस्ट एंड इक्विटेबल के केसेस के आधार पे भी पार्टनरशिप बंद हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डिफरेंट तरह के इफेक्ट पर पहला आता है आफ्टर पब्लिक नोटिस पार्टनर आर नॉट लाइबल टू फर्दर लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 45, कि फ्यूचर लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होगा लेकिन वो प्रीवियस लाइबिलिटी के लिए लाइबल होता है। एनी प्राइवेट प्रॉफिट अंडर द फर्म नेम मस्ट बी अकाउंटेड टू फादर फर्म अंडर सेक्शन 50, अगर कोई प्राइवेट प्रॉफिट हुआ है तो फर्म के नाम पे अकाउंटेबल होगा। Partner can sell all the firm assets, pay firm liability and share to the surplusage under section 46. पार्टनर को अपने लाइबिलिटी को फर्म की लाइबिलिटी को पे करना है, सरप्लसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड अंडर सेक्शन 47 पार्टनर शैल कीप द अथॉरिटी फॉर डिसीजन टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यहाँ पे पार्टनर के ऊपर जो है अथॉरिटी रहती है कि उसको डिसॉल्व करनी है फर्म की नहीं। एंड लॉसेस को यहाँ पे रिलीज किया जाता है, पास्ट लॉसेस होंगे उनको दिया जाएगा। एंड जो सॉल्वेंट पार्टनर है, अगर वो लॉसेस की भरपाई जो है वो बाकी इंसॉल्वेंट पार्टनर से नहीं हो पाती है तो सॉल्वेंट पार्टनर लॉसेस की भरपाई करेंगे। एंड पेमेंट टू डेट, यानी कि एक्सटर्नल डेट को पे करना है, लोन को पे करना है, पार्टनर के कैपिटल को पे करना है एंड सरप्लस को शेयर्स करना है। तो ये इफेक्ट रहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या प्रभाव होते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के प्रभाव आपके 4 या 4 तरीके के रहते हैं। फर्स्ट आता है राइट ऑफ द पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर के क्या राइट रहते हैं, पार्टनर की क्या लायबिलिटी रहती है और किस तरह से अकाउंट को सेटल किया जाता है और किस तरह से गुडविल की ट्रीटमेंट की जाती है। तो जब फर्म समाप्त हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके बाद पार्टनर के क्या राइट रहेंगे। फर्स्ट, राइट टू हैव टू इक्विटेबल लियन, लियन का मतलब है अपने पास रखने का अधिकार। So on the dissolution of the firm, every partner and his representative entitled to engage all other partner to their representative. तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के फर्म के डेट और लाइबिलिटी को पे किया जाता है और जो भी सरप्लसेस है उनको वो अपने लिए रखते हैं, यानी कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें डिवाइड होता है। तो पहले तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही बनती है कि जो लाइबिलिटी होगी, डेट होगी, उसको पे करना है, उसके बाद ही अपने पास कोई चीज रखनी है। राइट टू रिटर्न टू प्रीमियम अंडर सेक्शन 51। जो भी एग्जिस्टिंग फर्म होती है उसमें जो पार्टनर रहते हैं, जो पार्टनर के प्रीमियम का अमाउंट है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रीमियम का अमाउंट है या जो कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है, एडिशनल कैपिटल दी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, उस कैपिटल को वापस करना। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे नो प्रीमियम शैल बी पेबल, मतलब किस तरह का प्रीमियम उनको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। वो कौन-कौन से केसेस हैं? Where the premature dissolution of the partnership, अगर premature dissolution of the partnership हो रही है, अगर आपने डिसोल्यूशन उस व्यक्ति ने मिसकंडक्ट किया है बिजनेस में या फिर आपने किसी प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया है, किसी प्रीमियम के पार्ट के एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया है, तो उस केसेस में प्रीमियम देने की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको प्रीमियम दिया जाएगा। राइट वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड फॉर फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर पार्टनरशिप जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द हो जाता है किसी कारणवश, यानी फ्रॉड के कारण या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण अंडर सेक्शन 52 के तहत, तो क्या कहता है कि
partner is induced to join the firm, fraud and misrepresentation by other partner. अगर हम किसी अदर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो राइट होते हैं पार्टनर के वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे. सिर्फ द पार्टनर इंटाइटल टू द फॉलोइंग राइट बिसाइड द अदर राइट, मतलब इन राइट्स के लिए वो क्लेम कर सकता है. राइट टू रिटेंशन ऑफ द सरप्लस ऑफ द एसेट्स, एसेट्स की जो भी डेट को देने के बाद जितने भी एसेट्स बचती हैं उससे सरप्लस लेने के लिए वो क्लेम कर सकता है. क्रेडिटर को पे करने के बाद जो भी पैसे बचेंगे उसके लिए क्लेम कर सकता है. और साथ में ही अगर उसकी वजह से फर्म को नुकसान हो रहा है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो बाकी पार्टनर को क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा, ठीक है, इंडेमनीफाई करेगा. तो राइट क्या रहता है पार्टनर का, अगर उस पार्टनर के कॉन्ट्रैक्ट को फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से रद्द कर दिया जाता है तो वो क्षतिपूर्ति देगा बाकी पार्टनर्स के लिए, और उसके और जो भी लायबिलिटी बनती है फर्म की वो भी वो पे करेगा. लेकिन वो अपने पास प्रॉफिट वो रख सकता है, वो ही प्रॉफिट रखेगा जो लायबिलिटी को पे करने के बाद जो है वो बचता है. नेक्स्ट आता है इसमें आपके पास राइट टू रिस्टेन द यूज ऑफ फर्म नेम एंड प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 53. तो यहाँ पे बोला गया है जो फर्म की प्रॉपर्टी या नेम है उसको यूज ना करना. तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में अगर ये एग्रीमेंट होता है कि कोई भी व्यक्ति फर्म की प्रॉपर्टी या नेम का यूज नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा. तो यूजिंग द फर्म प्रॉपर्टी ऑन बेनिफिट इन आल्सो रिस्टेन बाय पार्टनर, इट शुड बी नोटेड दैट पार्टनर इज टू रिस्टेन अंटिल टू अफेयर ऑफ द फर्म. अगर आप तभी उस फर्म की प्रॉपर्टी और नेम का यूज कर सकते हैं जब आपने उसको खरीदा होगा. अगर खरीदा नहीं है, गुडविल को परचेज नहीं किया है, तो कोई भी व्यक्ति फर्म का नेम और प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेगा. राइट टू अर्न पर्सनल प्रॉफिट बाय यूजिंग द नेम ऑफ द फर्म ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल प्रॉफिट a partner buy the goodwill of the firm, he has the right to use the firm name and personal profit. ठीक है, तो व्यक्ति तभी फर्म के नेम पे पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर सकता है जब उसने गुडविल को परचेज किया है, अदरवाइज वो यूज नहीं कर सकता है. अब बात करते हैं लायबिलिटी की कि डिसोल्यूशन के बाद क्या लायबिलिटी रहती है. लायबिलिटी फॉर एक्ट डन बाय पार्टनर आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जैसे ही फर्म समाप्त हो जाती है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी होती है कि लोगों के पैसे को वापस करना. सो ये नोटिस जारी किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसकी लायबिलिटी भी थर्ड पार्टी के लिए बनी रहती है. लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लायबिलिटी है जो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी देना पड़ता है वो सॉल्वेंट पार्टनर को देना पड़ता है. The person who is the third party not aware to being a partner of the firm is not liable under these sections. So partner of the firm is liable to third party any act done by them unless give to the public notice of the dissolution. यहाँ पे जो है पार्टनर्स को थर्ड पार्टी के लिए वो तभी लाइबल होगा जब पब्लिक नोटिस यहाँ पे डिसोल्यूशन का देना पड़ता है. एंड द नोटिस कैन बी गिवन बाय एनी पार्टनर, किसी पार्टनर के द्वारा नोटिस दिया जा सकता है. उस इट आल्सो स्पेसिफाई टू द पार्टनर हु डाई, जिसकी डेथ हुई है, रिटायर हुआ है, इंसॉल्वेंट हुआ है, वो भी स्पेसिफाई करना पड़ता है. एंड पर्सन हु द थर्ड पार्टी नॉट अवेयर बीइंग ए पार्टनर ऑफ द फर्म नॉट लायबल टू द सेक्शंस, जो व्यक्ति पार्टनर फर्म की ऐसी थर्ड पार्टी जो फर्म पार्टनर ऑफ द फर्म के लिए अवेयर नहीं है वो किसी चीज के लिए लायबल वहां पे नहीं होगा. कंटिन्यूइंग लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, तो जिसकी डेथ हो जाती है उसकी कंटिन्यू लायबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन आफ्टर द सुपरएनुएशन रिटायरमेंट के होने के बाद भी उस व्यक्ति की लायबिलिटी फॉरएवर बनी रहती है. सो वो भी प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज के लिए, ठीक है. न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं होती है डिसोल्यूशन के बाद. द पार्टनर कंटिन्यू टू लायबल आउटसाइडर टू एनी एक्ट डन दैम बिफोर टू द फर्म, मतलब फर्म के डिसोल्यूशन से पहले कोई भी एक्ट अगर फर्म ने किया है उसके लिए पार्टनर्स लायबल होंगे, लेकिन डिसोल्यूशन के बाद किसी तरह के राइट ऑब्लिगेशन अगर फर्म के ऊपर हो रहे हैं तो उसके लिए वो लायबल नहीं होंगे. द पार्टनर में कंप्लीट अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन, डिसोल्यूशन से पहले जितने भी अनकंप्लीट ट्रांजैक्शन है उनको वो कंप्लीट करना पड़ता है. बट अथॉरिटीज ओनली फॉर बाइंडिंग अप द अफेयर ऑफ द फर्म, सिर्फ जो काम होंगे वो सिर्फ बाइंडिंग अप वाले होंगे, किसी न्यू ट्रांजैक्शंस के नहीं होंगे. किसी तरह की न्यू ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं की जाएगी डिसोल्यूशन के दौरान. सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट एंड डिसोल्यूशन, आपको अकाउंट यहाँ पे सेटल करने पड़ते हैं, जितने भी लॉसेज हैं उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी. तो लॉसेज की पेमेंट आप कहाँ से कर सकते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वहां से कर सकते हैं. कैपिटल को यूज करके आप लॉसेज की भरपाई कर सकते हैं. प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां से आप लॉस की भरपाई कर सकते हैं. इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का यूज आप कहाँ कर सकते हैं, क्रेडिटर की पेमेंट करने के लिए, बैंक की पेमेंट करने के लिए, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स की पेमेंट करने के लिए,
यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स को सेल करके हम जो है बाकियों की पेमेंट कर सकते हैं। किसकी? क्रेडिटर की पेमेंट कर सकते हैं, लोन की पेमेंट कर सकते हैं, पार्टनर के कैपिटल की पेमेंट कर सकते हैं और बाकी जो पैसा बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, वो आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर वो होता है जो अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पाता है या फिर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू डेफिशिएंसी, या कि जहां पे लग रहा है कि लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, लॉस के दौरान जो है बाकी पार्टनर को अपने में से हिस्सा देना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट पार्टनर कंट्रीब्यूट ओनली द शेयर ऑफ डेफिशिएंसी इन केस। तो कैश में जो है वो सॉल्वेंट पार्टनर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे and the available assets should be distributed among the solvent partner proportion their capital। जो भी एसेट्स बची होगी वो सॉल्वेंट पार्टनर को प्रोपोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी एंड डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सॉल्वेंट पार्टनर। जितने भी घाटा हुआ है इंसॉल्वेंट पार्टनर का वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सॉल्वेंट पार्टनर में, और उस रेशो के आधार पे वो चीजें डिवाइड होगी। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है लॉसेस में, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा और इंसॉल्वेंट पार्टनर को किसी तरह की कोई भी चीज जो है फर्म से नहीं दी जाएगी जब वो इंसॉल्वेंट बन जाता है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर जो है कैश में देगा, चाहे वो एसेट्स को बेच के देगा, चाहे वो अपने हिस्से में जितना भी सॉल्वेंट पार्टनर में आ रहा है, जितनी भी डेफिशिएंसी, उसको वो पे करेगा। तो ये था आपका डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का चैप्टर।